नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर आजमगढ़ की बात करें तो वहां का सियासी तापमान अभी भी गर्म है। 12 तारीख को आजमगढ़ में छठे चरण में मतदान होना है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निरहुआ को मैदान में उतारा गया है, लेकिन जो सर्वे निकल के आ रहा है उसमें अखिलेश यादव के पक्ष में पूरा विकास नीति और जातीय समीकरण अखिलेश के पक्ष में दिख रहा है कि निरहुआ को केवल मोदी का सहारा है। जी हाँ, सपा बसपा का गढ़ मानी जाने वाले आजमगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव की स्थिति को जातीय समीकरण और विकास नीति के मद्देनजर बेहद मजबूत मानी जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ सपा मुखिया को राष्ट्रवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर अभिनेता अपनी लोकप्रियता के चलते चुनौती दे रहे हैं। जानकारों की माने तो आजमगढ़ के जातीय गणित को ध्यान में रखकर भाजपा ने भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार निरहुआ को अखिलेश के खिलाफ उतारा है। बहरहाल निरहुआ बड़ा उलटफेर कर सकते हैं जब वो इस सीट पर निर्णायक में यादव मतों में अच्छी खासी सेंधमारी करेंगे। निरहुआ का दावा है कि उन्हें आजमगढ़ में इस बार यादव सहित सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा और उनकी उम्मीदवारी ने यहां अखिलेश यादव के सभी समीकरणों पर पानी फेर दिया है। हालांकि निरहुआ ने कहा है कि हमारे आने से अखिलेश के समीकरण बिगड़े हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजमगढ़ में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की विकास नीति और जातिगत समीकरण पूरी तरीके से अखिलेश के पक्ष में दिख रहा है और माना जा रहा है कि वहां पर अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो वहां पर लगभग 5 लाख ही यादव वोटर हैं और लगभग 3.5 से 3.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जो समीकरण बैठ रहा है पूरी तरीके से ये अखिलेश यादव के पक्ष में बैठ रहा है। 5 से 6-7 लाख वोट पाने वाला व्यक्ति विजेता हो जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार न केवल आजमगढ़ से निरहुआ हारने वाले हैं, बल्कि काफी लंबे वोटों के अंतर से निरहुआ वहां पर हारने वाले हैं। तो ये कहना आजमगढ़ के स्थानीय पत्रकार प्रवीण टिबड़ेवाल कहते हैं कि निरहुआ के पक्ष में कोई सकारात्मक परिणाम तभी आ सकता है जब वो सपा के कोर वोटर में सेंध लगाएंगे। हालांकि बहुत ही मुश्किल है, वैसे मोदी फैक्टर का उनको कुछ हद तक लाभ जरूर मिल सकता है। चुनाव के लिए आजमगढ़ में विकास की कमी, बेरोजगारी, जिले में किसी विश्वविद्यालय का न होना और राष्ट्रवाद आदि प्रमुख मुद्दे हैं। यहाँ व्यापारियों के लिए जीएसटी के सरलीकरण की मांग और अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न भी मुद्दा है। आजमगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष परमाकर लाल वर्मा का दावा है कि यहाँ के व्यापारी प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किए जाने से परेशान है। व्यापारी ईमानदारी से कर का भुगतान और कारोबार करते हैं, लेकिन वहाँ छापेमारी होती है। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, तो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो का विकास नीति और जातिगत समीकरण समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के पक्ष में, तो कहीं न कहीं निरहुआ को यहाँ पर मुंह की खानी पूरी तरीके से पड़ सकती है और भारी अंतर के वोटों से यहाँ पर हार भी हो सकती है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो चुनावी सीजन में बढ़ सकता है मोदी सरकार की मुसीबतें। बेरोजगारी ने एक बार फिर से उठाया है सर और एक बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं जिसमें बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि चुनाव मौसम में बेरोजगारों ने अपने सिर उठाया है। इससे पहले मोदी सरकार का सिरदर्द पूरी तरीके से बढ़ गया है। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र CMIE के डेटा के अनुसार पिछले मार्च महीने में बेरोजगारी का परसेंटेज 6.71 था, जो अप्रैल में बढ़कर 7.6% हो गया है। डेटा से भी खुलासा हुआ है कि ये बेरोजगारी दर अक्टूबर 2016 के बाद से सबसे ज़्यादा है। मार्च में रिपोर्ट की गई बेरोजगारी की दर को नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली NDA सरकार के लिए राहत के रूप में देखा गया था। हालांकि नए आंकड़े ने फिर से सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। न्यूज़ एजेंसी राइटर्स ने CMII के महेश व्यास के हवाले से बताया है कि मार्च में कम बेरोजगारी दर एक झटका थी, वो फिर से पिछले महीनों की तरह हो गई है। मार्च से पहले के 3 महीनों में बेरोजगारी की दर 7% से अधिक थी। CMII के डेटा के अनुसार नवंबर 2018 में बेरोजगारी दर 6.65% थी, जो दिसंबर 2018 में बढ़कर 7.02% तक पहुंच गई है। जनवरी 2019 में यह आंकड़ा 7.05% था, जो फरवरी में बढ़कर 7.23% तक पहुंच गया है। महेश व्यास ने CNBC TV 18 को बताया था कि नोटबंदी से पहले बेरोजगारी की दर एक भयानक स्तर पर पहुंच सकती है। इसके बाद बेरोजगारी के आंकड़े में 2% की कमी आई है और अभी तक 7.6% है। उन्होंने आगे कहा है कि नोटबंदी के बाद मजदूरों की सहभागिता 44% से गिरकर 42% हो गई है। पिछले साल दिसंबर महीने में जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच जो बेरोजगारी का डेटा लीक हुआ था वो
6.1% था, जो 1972 से 1973 के बीच सबसे अधिक था। आपको बता दें कि देश में 17वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव हो रहे हैं। 5वें चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, 2 चरण अभी शेष हैं। इस बीच चुनाव अभियान के दौरान विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, बेरोजगारी का एक मुद्दा बनाकर सरकार पर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी अक्सर अपनी रैलियों में ये कह रहे हैं कि न तो आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आए हैं और न ही सालाना 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस 2019 के इस महासमर में भारतीय जनता पार्टी को अब 2 चरणों में और भी जबरदस्त नुकसान होने के आसार दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं मोदी सरकार, बीजेपी सरकार इस बार पूरी तरीके से घिरती हुई दिखाई दे रही है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, अखिलेश यादव ने कसा है प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, जो आतंकवाद से लड़ने की बात करते हुए एक फौजी से डर गए हैं। जी हां, सपा बसपा रालोद की संयुक्त रैली में मंगलवार को अखिलेश यादव ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर बनारस के तेज बहादुर यादव को गठबंधन से निरस्त कराने को लेकर चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त भड़के। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए मुद्दे को भूलकर केवल आतंकवाद रोकने की बात करते हैं। जो बनारस में चुनाव लड़ रहे हैं, एक फौजी से डर गए हैं, वो आतंकवाद को क्या रोकेंगे? क्या गठबंधन का महागठबंधन परिवर्तन लाने का काम करेगा? वे लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन महामिलावटी है। उनसे पूछना चाहता हूं कि 36 दलों का मिलावट क्या है? यानी अखिलेश यादव ने जौनपुर की इस संयुक्त रैली में पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर आक्रामक दिखे और जमकर भड़ास निकाली है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हम आपको बता दें कि जौनपुर में बसपा सुप्रीमो मायावती ने दे दिया है बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि 2019 के 23 मई के बाद आएंगे चौंकाने वाले नतीजे और गुरु और चेले दोनों के दिन बुरे आ जाएंगे। जी हां, दरअसल जौनपुर लोकसभा सीट के 6ठे चरण में 12 मई को मतदान होना है। चुनाव के मद्देनजर यहां सभी दल अपने प्रत्याशियों के समर्थन में बड़ी रैलियां कर रहे हैं। तो वहीं महागठबंधन ने भी मंगलवार को यहां चुनावी रैलियां की है। इस रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती भी मौजूद रही हैं। इस दौरान मायावती ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि सत्तारूढ़ बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि विश्वास के साथ हम कहते हैं कि इस चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद इन दोनों गुरु और चेलों के अच्छे दिन आएंगे और बुरे दिन भी आएंगे। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि भीड़ देखकर लगता है कि नमो नमो करने वालों को छुट्टी कर देंगे। भाजपा विफलताओं के कारण इस बात सत्ता से बाहर चली जाएगी। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार में 5 वर्ष में भ्रष्टाचार चरम पर है। इससे रक्षा सौदे भी अछूते नहीं हैं, देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा के लोग तो अब शहीदों की शहादत को भी भुनाने में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की झुंझलाहट दिख रही है और पूरी तरीके से माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर हो रही है, ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, गुजरात के इकलौते प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर समर्थक माने जाने वाले जफर सरजेवाला ने की है राहुल गांधी की तारीफ। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर समर्थक माने जाने वाले जफर सरेशवाला ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि कभी मोदी की खुलेआम तारीफ करने वाले जफर ने उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी की तारीफ करके सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी में अब सबसे पहले ज़्यादा राजनीतिक निखार आया है और वो 2014 के मुकाबले बेहद आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि वो राहुल गांधी जिस तरीके से जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके ट्वीट को जिस तरीके से प्रतिक्रिया मिल रही है, उससे नज़र आता है कि लोग उन पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का साथ अब धीरे धीरे सब छोड़ रहे हैं और यही कारण है कि गुजरात के एक मुस्लिम कट्टर समर्थक अब वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आप कहीं न जफर सरजेवाला के बारे में सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके बारे में ढेर सारी कहानियाँ देखने को मिलती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को किस कदर दीवाने हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी प्रधानमंत्री मोदी का साथ छोड़ रहे हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बंगाल से, जहाँ पर एक बार फिर से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ऐसे प्रधानमंत्री को तो मुझे थप्पड़ मारने का मन करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ममता बनर्जी ने दे दिया है बड़ा बयान। जी दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला है। ममता ने कहा है कि उनका प्रधानमंत्री मोदी को थप्पड़ मारने का मन करता है। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा है। जब चुनाव आते हैं तो राम नाम जपने लगते हैं। मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि 5 साल पहले उन्होंने अच्छे दिनों की बात कही थी, लेकिन बाद में नोटबंदी कर दी, वो संविधान भी बदल देंगे। ममता ने कहा है कि मैं बीजेपी के नारों में विश्वास नहीं रखती हूँ, पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी बंगाल आकर कहते हैं कि टीएमसी लुटेरी से भरी बड़ी पार्टी है तो मुझे उन्हें थप्पड़ मारने का मन करता है।
पुरुलिया में टीएमसी सरकार की उपलब्धि बताते हुए ममता ने कहा है कि पीएम मोदी पुरुलिया के आदिवासी गांव के बारे में जानते हैं। अब तक यहां 300 आईआईटी कॉलेज बनाए जा चुके हैं। दिल्ली में मोदी 5 साल से हैं। मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैंने खुद को बेचकर राजनीति नहीं करती हूं। मैं मोदी से नहीं डरती हूं क्योंकि मैं इस तरीके की जिंदगी जीती हूं। ममता ने आगे कहा है कि मोदी जैसा झूठा मैंने आज तक नहीं देखा है। असम में 22 लाख बंगालियों के नाम काट दिए गए हैं। महाराष्ट्र और यूपी से बिहारियों को खदेड़ दिया गया है और वो बंगाल में भी एनआरसी की बात करते हैं। ममता ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा और बाढ़ के समय मोदी बंगाल नहीं आते हैं। तो ऐसे में बंगालियों से खास करके निवेदन है तो एक बार फिर से टीएमसी के वोट करें। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और जबरदस्त हमला बोला है, अब तक का सबसे बड़ा एक कदम आगे निकल के ममता बनर्जी जिस तरीके से पीएम मोदी को कह दी है, इससे कहीं न कहीं अब पूरी तरीके से चुनाव आयोग भी संज्ञान जरूर लेगा। लेकिन माना जा रहा है कि कुछ लोग इनका समर्थन भी कर रहे हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों वो है प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोल दिया है हमला। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी दुर्योधन की तरह बात कर रहे हैं और हमारे शहीद पिता का अपमान बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। जी हाँ, कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को दुर्योधन बताया और कहा है कि उन्होंने मेरे शहीद पिता का अपमान किया है, बर्दाश्त नहीं करूंगी। प्रियंका गांधी ने मंच से उतरकर लोगों से मुलाकात भी की। प्रियंका गांधी आज हरियाणा के अंबाला जिले में जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी। वे कुमारी शैलजा के पक्ष में वोट करने के लिए अपील करने पहुंची थी। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस के प्रचार की ओर धार देने के लिए राहुल गांधी के बाद अब पार्टी महासचिव उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उतर आई हैं। प्रियंका की जनसभाओं और रोड शो को सफल बनाने के लिए दिग्गज कांग्रेसियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को दुर्योधन बता दिया है उससे कहीं न कहीं बवाल बढ़ना लाजमी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अपनी भाषा की मर्यादा को गिराया था वो कहीं न कहीं प्रियंका से कहीं ज़्यादा है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों एक बार फिर से शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के बयान पर शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी की जमकर लताड़ लगाई है। जी हाँ, दरअसल लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आरोप प्रत्यारोप पर दौर लगातार जारी है। कल प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ पहुंचे थे। वहां पर राजीव गांधी को लेकर उन्होंने बहुत ही घटिया बयान दिया था। अब उसको लेकर पूरी तरीके से सभी विपक्षी पार्टियां आक्रामक हो गई हैं और लगातार एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला जा रहा है। और इस बार से शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के बड़े नेता पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है। आगे शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राजीव गांधी पर दिए गए बयान से प्रधानमंत्री मोदी की हताशा साफ दिख रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की जमीन खिसक रही है और उन्होंने पीएम की हताशा और बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि भाषा का स्तर इतना नीचे गिरता कभी नहीं था, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर भाषा की गरिमा को इतना गिरा रहे हैं इससे साफ साफ झलकता है कि मानो वो किसी गली के नेता हों। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अगर इसी तरीके की भाषा बोलते हैं तो प्रधानमंत्री बनने के लायक कदाचित नहीं है। और इस बार तो वो अपनी हार स्वयं देख रहे हैं और हार के डर से, हार के बौखलाहट से ऐसी भाषा निकल रही है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है शत्रुघ्न सिन्हा ने।